देखिए ये टॉपिक जो है अकाउंटिंग के बारे में हमने ओवरऑल पूरा का पूरा लगभग बेसिक हमने जो थ्योरेटिकल जो होगा वो हमने आपको पढ़ाया कहाँ चैप्टर 1 में, जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग कह लीजिए या बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेसिक ऑफ अकाउंटिंग आप कह लीजिए, वो सारा का सारा। सेकेंड चैप्टर जो है ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन, वैसे ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन यहां पे आप जब अकाउंटिंग में जब हम यूज करते हैं ना, तो एक के बदले दूसरे का यूज हम आसानी से कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आप कन्वेंशंस कहोगे तो लोग अलग अर्थ लगा लेगा, प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट्स कहोगे तो अलग। सबसे पहले ये चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है, तो ये चैप्टर हमें इसलिए पढ़ना है कि हमारे पास ये चाहे कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे प्रिंसिपल्स हो, चाहे कन्वेंशंस हो, ये तीनों लाके हमारे पास एक कॉमन रूल देने वाला या कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन रास्ता देने वाला है, जिस रास्ते के जरिए हमें अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव हमने आपको पढ़ाया था उस ऑब्जेक्टिव को हमें क्या करना है, हासिल करना है। देखिए चाहे रास्ता अगर सबको अलग अलग आजादी दे दिया जाए कि भाई आप जैसी मर्जी हो, आप मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करके दिखाओ, तो आपको ही पता है कि अगर कोई प्री स्पेसिफाइड रूल हमारे पास अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा कि आप मान के चलिए 4 से 5 जने को आप अगर कह दीजिए कि आपको सेम ट्रांजेक्शन्स का हिसाब किताब लेके आना है, तो पांचों के पांचों आदमी वो क्या करेंगे, अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने रूल्स के मुताबिक अपना खुद का रूल डेवलप करके वो अकाउंटिंग करके लाएंगे, जो कहीं से सही नहीं होगा। अब सोचिए कि आपके पास एक बिजनेस है, आपके पास एक छोटा सा आपका बिजनेस है, उसमें आपने 5 आदमी को रख लिया अकाउंटिंग के काम के लिए। एक रख लिया ए, दूसरा हो गया हमारा बी, तीसरा हो गया हमारा सी, और 4 ही लोग को रखिए, ज्यादा लोग को मत रखिए। 4 आदमी रह गए अकाउंटिंग के काम के। आपने बस ये देखना चाहा है कि किसका अकाउंटिंग सबसे बेस्ट होगा, और ये मान के चले कि उस समय हमारे पास कोई रूल नहीं है जिसको हम स्पेशली दे दे कि भाई ये लो, इस रूल को फॉलो करके हमें अकाउंटिंग करके दिखाओ, हमें रिजल्ट बताओ। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है हमारा? मुख्य रूप से 2 ऑब्जेक्टिव जो फाइनल ऑब्जेक्टिव के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारा क्या क्या है। एक तो यह कि हमारा अर्निंग कैपेसिटी पता करना, कि हमारे जिस भी बिजनेस के लिए हम काम कर रहे हैं या जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात करना। और दूसरा जो हमारा मेन मोटिव क्या है, वो हमारे फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में पता करना कि हमारा एक्चुअल में हमारा सिचुएशन कैसा है। हमारा बिजनेस ऐसा तो नहीं कि आज तो प्रॉफिट अर्न कर रहा है बट आने वाले निकट भविष्य में हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या इतना कैपिटल नहीं है कि हम जमाने के साथ अपने आप को खुद को क्या कर सके, बदल सके और हम आगे प्रॉफिट अर्न कर सके। या हो सकता है कि आज तो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं लेकिन आने वाले 1 साल बाद या अगले साल, लाइक अभी 2024 चल रहा है, तो हमारा चलिए हमारे पास लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी नहीं है। करंट लायबिलिटी तो पता पढ़ाया हूं आपको कि वो लायबिलिटी जिसका हम पेमेंट विद इन द ईयर करने वाले, तो हमारे पास करंट लायबिलिटी नहीं है, मैं बहुत सुकून से रह रहा हूं। लेकिन 2025 में मेरे पास बहुत सारे ऐसे नॉन करंट लायबिलिटीज है जो करंट लायबिलिटी, यानी कि 2025 में बहुत सारे लायबिलिटी का भुगतान करना, बट उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एसेट्स नहीं है, या एसेट्स है भी तो भाई फिक्स्ड एसेट्स है, हमारे पास लिक्विड एसेट्स नहीं है जिसको हम क्या कर सके, फ्लो करके हम क्या कर सके, उन लायबिलिटी का पेमेंट कर पाए। तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना है, फाइनेंशियल सिचुएशन का पता करना है। तो कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट के जरिए, यही होता है ना मेन। इसके अलावा तो अलग हो गया कि भाई चलिए कोर्ट में एज ए इनवॉइस हमें सबमिट करना है, ये सब चीजें हो गया, या हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि हमें आगे चल के किसी चीज को भूलने की, मतलब भूलने का डर ना रहे, हमें सारा का सारा रिकॉर्ड हमें ऑन टाइम मिले, किससे कितना मतलब लेन देन का सारा मुझे मिले, तो वो अलग मैटर हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर 2 मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो यही होगा। तो हमने क्या था, हमारे पास एक बिजनेस था XYZ लिमिटेड, एक हमारी कंपनी थी। उस समय मान के चलिए हमारे पास कोई स्पेशल रूल नहीं, हमने 5 अलग अलग लोगों को जो हिसाब किताब बहुत बढ़िया करते, इन 5 को मैंने बुलाया, 5 को सेम ट्रांजेक्शन्स पे काम करने के लिए हमने बिठा दिया कि आप 5 जाइए, इस पे हमारा कैलकुलेट करके लाइए। तो जब पहले से हमारे पास कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा तो ये तो गारंटी है, ये सॉरी 4, तो ये पहले से रूल रेगुलेशन नहीं है, तो ये 4 क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से लेकर आएंगे। तो सबका क्या होता है ना कि सबका जो हमारा फाइनल जो आउटपुट आएगा या फाइनल इंफॉर्मेशन आएगा वो सबका अलग अलग होगा।
लाइक एक आप मान के चलिए कि ए ने बताया कि सर आपको प्रॉफिट हुआ 1 करोड़, बी ने अलग तरीके से निकाला। बी ने बोला नहीं सर 70 लाख का प्रॉफिट है। सी ने तो हद ही कर दिया, उसने बोला सर इस बार आपका 5 लाख का जो है ना लॉस हुआ है कि नहीं। और डी बोल सर टेंशन मत लीजिए 1.5 करोड़ के प्रॉफिट पे आप काम कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन सेम है, ट्रांजेक्शन सेम है, लेकिन चूंकि हमारे पास कोई एक स्पेशल रूल नहीं था, एक तो समझने में भी आसानी नहीं होगी, सब कोई आएगा समझाएगा वो कैसे 1 करोड़, ये 70 लाख, ये 5 लाख लॉस कैसे आया। अब आप कंफ्यूज हो जाइए कि किसको सही माने। सब कोई अपना तर्क देगा, रीजन देगा कि क्यों सर हमारा इतना रीजन हमारा जो आया है। तो इससे क्या होता था कि चलिए एक तो ये चीज हो गया कि हमारे पास रूल नहीं होने के कारण हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे, आपस में मैच नहीं होंगे, और सेम ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरह से रिजल्ट आएगा जिसका कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे। और जब कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे तो हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में जानना हमारे लिए थोड़ा क्या बहुत कठिन हो जाएगा। यानी हम अकाउंटिंग करके भी अपने उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाएंगे जिसके लिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो ये, तो इसके लिए क्या किया गया, हमने देखा कि जब हम कंफ्यूज्ड हो गए तो हमने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, इन चारों लोगों के द्वारा तैयार किए गए, सबने अपना अपना रीजन दिया हो, इन चारों लोगों के अपने अपने रूल्स में से जो बेस्ट रूल है, जो लगे कि भाई नहीं इस रूल को ऑप्ट करके हम अपने बिजनेस का बेस्ट रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, उस रिजल्ट को कैलकुलेट करके और हमने क्या बनाया है, अपने लिए खुद के लिए क्या तैयार किया, कॉमन रूल। और हमने इनको दे दिया कि भाई सुनिए आपका ये बेस्ट था, आपका ये बेस्ट था, हमने कॉमन रूल तैयार किया और उस कॉमन रूल को दे दिया ए बी सी डी को कि अब इस रूल को फॉलो करके आप ट्रांजेक्शन्स को फिर से एक बार कैलकुलेट करके लाइए। तो सभी लोगों का आंसर तब क्या आएगा, क्या तब भी अलग आएगा, नहीं है। अब जब सबका अलग आंसर भी नहीं आएगा फिर आने वाले साल में फिर इस कॉमन रूल को फॉलो किया जाएगा, फिर आंसर उसी के हिसाब से आएगा जो भी रिजल्ट आएगा। तो हमारे लिए कंपैरिजन करना भी आसान हो जाएगा, हमें अपने रिजल्ट को देख के सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। अगर लॉस है तो उस लॉस को दूर कैसे करें, रीजन वाइज सब मिलेगा। तो एक तो ये रीजन था हमारे पास, इस कॉन्सेप्ट कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए या कन्वेंशन कह लीजिए, कि हमारे पास एक कॉमन रूल होना चाहिए। अगर हम अकाउंटिंग को लेकर अपने लाइफ में अपने इस वर्ल्ड लेवल पे अगर हम जाना चाहते हैं, हमने ये जो पर्सन ए बी सी डी बताया, इसको सोच लीजिए ना, ये 4 देश है, ये सोच लीजिए 4 अलग अलग बिजनेस है, ये सोच लीजिए 4 अलग अलग स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, इसको अलग अलग मान लीजिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा रिजल्ट अलग अलग होता जाता, रूल बदलता जाता। तो एक का अकाउंटिंग दूसरों को समझने के लिए बड़ा ही कठिन हो जाता। तो इस चीज की, इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास आया कि भाई क्यों ना हमें कॉमन रूल, कॉमन प्रिंसिपल्स, अब क्या होगा प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, इसके बारे में करेंगे बात आगे। तो उसके लिए हमने इस पे बात करना शुरू किया। तो वहीं से पहली बार जन्म हुआ किस चीज का, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स कह लीजिए, कन्वेंशंस कह लीजिए। एक तो ये हो, दूसरा हम क्यों आज के डेट में अकाउंटिंग करना चाहते हैं। तो ये खुद के लिए अकाउंटिंग करना सिर्फ अगर होता ना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हम अपने समझ के हिसाब से देख लेते कि कितना गया और कितना आया, उसमें हम कंपैरिजन करते, हमें प्रॉफिट लॉस के बारे में जानकारी हो जाती, हमारा एसेट्स कितने का है हम खुद ही मान लेते, अपना पूरा का पूरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता, अगर सिर्फ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता अगर अकाउंटिंग से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हमने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया तो वहां पे एक शब्द का यूज किया था, एक लाइन का यूज किया था, और वो लाइन क्या था हमारा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अब जो आप अकाउंटिंग करिएगा ना, वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं करने वाले, आपके इस अकाउंटिंग का इफेक्ट बहुत अलग अलग जगहों पे, बहुत अलग अलग लोगों पे, बहुत अलग अलग ग्रुप्स पे पड़ने वाले। तो आप सोचिएगा कि आप अपने हिसाब से कर लीजिए, तो नो डाउट जब बाकियों से आपको मतलब होने लगेगा तो पहला चीज ये, आप वही काम करिएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो रिजल्ट वहां पे सही नहीं आएगा। तो इसके लिए यहां पे फिर एक कॉमन रूल की बात होगी। दूसरा, अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा उसमें जो चीज होता है वो होता है आपका भाषा, आपका लैंग्वेज।
जब तक आप एक दूसरे के लैंग्वेज को नहीं समझोगे तब तक आप अपने फीलिंग्स को, आप अपने जो भी एग्रीमेंट्स है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्या एक दूसरे के साथ शेयर कर पाइएगा अपनी बातों को? तो जब इन सब चीजों को संबंध बनता क्यों, इन्हीं सब चीजों के लिए। तो जब आप शेयर ही नहीं कर पाइएगा तो फिर वहां पे क्या करिएगा, फिर कोई संबंध बना ही नहीं। तो यहां पे अकाउंटिंग में क्या किया, अकाउंटिंग क्या होता है, जब एक बिजनेस को जब दूसरे बिजनेस से मतलब होने लगा तो वहां पे कॉमन लैंग्वेज की जरूरत होगी कि नहीं होगी? तो अकाउंटिंग को एक बार मैंने आपको बताया था ना, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब आप लोग यहां पे हम टोटल इतने लोग, मैं कोई और लैंग्वेज बोलूंगा, आप लोग सब कोई अलग अलग लैंग्वेज बोलिए, तो क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं, मेरे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा क्या आपको समझ में आएगा, कोई काम का होगा? कल को आप दोबारा क्लास में मेरे आइएगा, आप नहीं आइएगा क्लास में, और वहीं से हमारा संबंध क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इन चीजों को भी बराबर रखने के लिए, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन था कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो क्यों ना हम एक कॉमन लैंग्वेज खोला। तो अकाउंटिंग के रूल्स को, उसी लैंग्वेज को कॉमन बनाने के लिए फिर उसके लिए भी हमने क्या लाया, कॉमन रूल रेगुलेशन लाया। और वही कॉमन रूल क्या कहलाता है, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स या कन्वेंशन। समझ में आया? तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? एक चीज तो गारंटी है, ये का एक बैठ के सब लोगों ने डिसाइड नहीं किया चलो इसको ऐसे करेंगे। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया ताकि आपको याद रहेगा कि दिनों दिन या रातों रात ये नहीं बनाए जाते अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशंस। जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या होता है, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड होता है ना। वैसे ही आपको यहां पे जो अकाउंट के प्रिंसिपल्स होंगे, ये वहां पे होता है कि नेचुरल है, वो नेचर के द्वारा बनाए गए। लेकिन यहां अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है ये मैन मेड होते हैं, बताया था आपको एक बार, है कि नहीं? लेकिन मैन मेड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी की हमने अपना एक अलग कॉन्सेप्ट बना लिया, दूसरे ने कुछ अलग कॉन्सेप्ट बना लिया, तीसरे ने कुछ अलग कॉन्सेप्ट, फिर तो हम वहीं पे आके खड़े हो गए। इसीलिए क्या किया गया, कॉमन कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो लोगों के द्वारा यूज किया गया, जिनको यूज करके हम अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में बेहतर रिजल्ट पा चुके हैं, एक्यूरेट रिजल्ट पा चुके हैं, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन है कि हाँ ये हमारा बेस्ट है। तो उन रूल्स को हमने अपना क्या बोल दिया, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स या कन्वेंशन। इतना तो आपको बेसिक समझ में आया ना। अब देखिए ये तीनों वर्ड्स हैं, एक हमारा है कौन सा, कॉन्सेप्ट्स, एक है हमारा कौन सा, और एक है हमारा कौन सा, वैसे अगर रियल लाइफ में देखिए तो तीनों का थोड़ा ना कुछ अंतर है। कॉन्सेप्ट्स का मतलब जानते हैं, कॉन्सेप्ट्स तो सुना होगा ना, क्या होता है? किसी भी चीज को किस रूप में आप समझते हैं, बस ये आपका कॉन्सेप्ट। जैसे मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़िएगा तो आपके बीबीए का सबसे पहला है कि व्हाट इज मैनेजमेंट। तो उसमें आपको बताया जाएगा मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे क्या हुआ कि पहले लोगों ने इसको बहुत अलग अलग, अब तो खैर पूरा का पूरा प्रिंसिपल आ चुका है। बिजनेस में खास करके जाइएगा कि 5 अंधे दोस्त थे, उनके पास हाथी ला के रख दिया गया, बोला गया भाई तू बता ये कैसा है। तो जिनके पास हाथी का पैर आया उन्होंने खंभा बता दिया, जिनके पास पूंछ है उन्होंने रस्सी बता दिया, जिनके पास सूंड आया उन्होंने अजगर सांप बता दिया। मतलब ऐसे जिनके पास जो आया उन्होंने उसके रूप में, उसी रूप में हाथी को बताया। कुछ ऐसा ही था। तो जब भी कॉन्सेप्ट्स की बात आएंगी ना, तो वहां पे आपको पहले ये सोचना है कि इस चीज को लेके आपके पास क्या अवधारणा है। कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है, अवधारणा। मतलब आपने मन में इसमें क्या सोचा कि अगर अकाउंटिंग क्या होता है। तो किसी भी चीज का बेस्ट रिजल्ट जानना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसको किस चीज से रिलेट करो, उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेट करो कि आप अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, आपको कहां पहुंचना है। तो मैंने बताया ना, बाकी सब चीजें इसके अंदर ही समाहित हो जाएंगी। आपको बस प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए, आपको अपना लॉस पता होना चाहिए, आपका एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल ये पता होना चाहिए। बाकी सब चीजें इसी पे इंटरडिपेंडेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इन सब चीजों को जानने के लिए अकाउंटिंग आखिर आपके लिए क्या है, आपका कौन सा बेस्ट रूल होगा, आपका कौन सा बेस्ट तरीका होगा जिसके जरिए आप अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर पाइएगा। तो नहीं होता है कि नहीं हमने मान लिया भाई कि हम नहा कर भगवान को पूजा करके जाते हैं तो एग्जाम में हमारा बढ़िया रिजल्ट आता है, और हमारा ऐसा हुआ है तो हमने इसको क्या मान लिया, अवधारणा।
देखते हैं ना, किसी किसी के लोग कहता है कि केक नहीं कटता है, कहा था बाबा केक काटने गए थे निकल लिए थे। तो भाई हमारा अवधारणा मान लिया हमने, मान्यता हो गया भाई, हमने इसको खत्म कर दिया। अब इसको लेके चले आ रहे, नहीं हमारे यहाँ केक नहीं कटता। यही होता है ना, ऊपर वाले ने आकाशवाणी तो कभी नहीं किया होगा, नहीं केक मत काट मर जाएगा, होता है कि नहीं होता है। तो वही चीज है अवधारणा कि अवधारणा क्या हुआ कि पहले से बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में अकाउंटिंग कर रहे होंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन अब सबके रूल्स रेगुलेशन को हम लेके तो नहीं ना आगे बढ़ेंगे। तो वही चीज हुआ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिसाब से अपने रिजल्ट्स को लेकर आए थे, लेकिन उसमें से हमने बेस्ट रिजल्ट को चूज करके और हमने उससे क्या निकाला, कॉमन रूल निकाला, और वही कॉमन रूल हमारा क्या बन गया, कॉन्सेप्ट्स। कॉमन रूल क्या बन गया, कॉन्सेप्ट्स। तो यानी कि जब कॉन्सेप्ट्स की बातें करेंगे तो हमें जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो इसको हमें फॉलो करना ही करना है, क्योंकि यदि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, ये भी कुछ उसी जैसा होता है, ये भी क्या होता है प्रिंसिपल। अच्छा, उसके लिए कोई घटना घटा था तो हमने मान लिया, अवधारणा हमने, हमारे मन में ऐसा हो गया कि भाई नहीं हमने मान लिया। प्रिंसिपल के लिए कोई घटना नहीं, कहता नहीं देखिए हमारा सिद्धांत है हम सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते, उनके साथ कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के बताए कदम पे कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाया जाता है, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है, उन्होंने मान लिया और उसी चीज को वो फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि इससे उनको रिजल्ट बेस्ट आ रहा है, तो उनका क्या हो गया, प्रिंसिपल। यही होता है ना सिद्धांत, नहीं हमारा सिद्धांत हम छोटों से बात नहीं करते, एक होता है ना ये सब। तो यही हो गया प्रिंसिपल। अकाउंटिंग में भी क्या था, जब रूल नहीं था तो बहुत सारे लोगों ने ये देखा कि नहीं हम इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, इस प्रकार से किसी ट्रांजेक्शन के साथ यदि मैं डील कर रहा हूं तो ट्रांजेक्शन हमारा बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, तो उस पर हमने एक्सपेरिमेंट करा होगा। उस समय के विद्वानों ने क्या किया होगा, उस रूल को बोला चलिए आपके इस रूल को देखते हैं, और उन्होंने अलग अलग बिजनेस में इसको अप्लाई किया होगा कि सही में देखा जाए क्या बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। उन्होंने देखा तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया, तो उन्होंने उस रूल को भी वहां से उठा लिया कि नहीं ये जो सिद्धांत मानते हैं ना बहुत बढ़िया मानते। फॉलोअर्स देखते हैं ना किसी किसी लोग के कि वो जो काम कर रहे हैं उस पर वो करेंगे तो भाई नहीं हम खुश होंगे, तो वही तो उस रूल को हमने उठाया, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स हो। और कन्वेंशंस भी कुछ इसी प्रकार से। यहां पे क्या था कि हमारे साथ घटना घटा तो हमने इसको फिर क्या कर लिया, लोगों के सामने किया, लोगों ने इसको फॉर एक्सपेरिमेंट किया, उसको मना लिया। कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स भी यही क्या दिया हमें, इसने भी हमें रूल दिया, इसने भी हमें क्या दिया, रूल ही दिया। कन्वेंशंस बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, उसमें से हमने देखा ये वाला जो रूल है वो बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें से भी हमने रूल निकाला। मतलब तीनों ओवरऑल कहीं ना कहीं से हमें ये तीनों लोग अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखे तो ये तीनों लोग एक ही चीज दे रहे हैं, और वो चीज है हमारा कॉमन रूल। बात फिर वहीं आ गई, तीनों हमारे क्या दे रहे हैं, कॉमन रूल दे रहे हैं, जिनको फॉलो करके अगर इस रूल को हम क्या करेंगे भाई, इस रूल को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, एकदम ट्रू एंड फेयर रिजल्ट हो, एकदम सही रिजल्ट हो। और उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट या जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस काम किया होगा, हमारा आज की डेट में वर्तमान में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको फॉलो करके हमने इस रूल को हमने बना दिया, क्योंकि हम कोई भी रूल ऐसा नहीं ला सकते जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्या करे, इग्नोर करते है कि नहीं, तो अडॉप्ट तो करना पड़ेगा। तो उन सभी चीजों को लेके हमने जो रूल बनाया उसको फॉलो करके जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा ट्रू एंड फेयर होगा। तो ये समझ में आया आपको। अब इन्हीं चीजों से जो रूल निकल के आया ना, कॉमन रूल, इसी से रिलेटेड एक और शब्द आता है जिसके बारे में हमने भी बताया था किताब में, किसी किसी किताब में देखिए 11th में इतना बड़ा दे देता है ना, यही मैंने आपके बीबीए की किसी किताब में देखिएगा, उस शब्द के बारे में इतना बड़ा चढ़ा के दे देगा ना कि बच्चे देख के मुझे तो सही में डर लगता था कि GAAP होता क्या है। किसी भी किताब में उठाकर देखिएगा, किस शब्द का नाम लिया मैंने, GAAP, आपको ही पढ़ाया था क्या ये, जनरली कुछ याद नहीं है, जनरली एक्सेप्टेड
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिसको सामान्यतः जनरली लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है, एक्सेप्टेड। गलती से एक्सेप्ट मत कहिएगा कभी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जी ये क्या होता है। देखिए क्या होगा कि हमारे लिए रूल हो सकता है कोई बेस्ट, लेकिन हमारे रूल से दुनिया नहीं चलेगी ना। तो क्या होता है, दुनिया भर के जो तमाम अलग अलग अकाउंटिंग बॉडीज, जैसे भारत में हमारा अकाउंटिंग बॉडी जो काम कर रहा है, ICAI काम कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब वो अलग अलग बोर्ड का अपना गठन करके अलग अलग काम करते हैं, है कि नहीं। तो वो देखिएगा, तो ऐसे ही और भी अन्य भी अलग अलग जो देश है उनका भी क्या होगा भाई, अलग अलग अकाउंटिंग बॉडीज होंगे। वो पूरे के पूरे देश को रिप्रेजेंट करते होंगे। वो जो रूल बनाएंगे, वो जो रूल एक्सेप्ट करेंगे, वो पूरा देश फॉलो करेगा। ICAI अगर कोई रूल अडॉप्ट करती है या कोई रूल अपना खुद से अगर तैयार करती है, तो उस रूल को इंडिया में कहा जाता है तो सारा का सारा रूल आपको सबको फॉलो करना पड़ेगा। उसी प्रकार सभी अकाउंटिंग बॉडी क्या होगी, साथ में बैठते होंगे लोग, इस पे मीटिंग चलता होगा कि भाई आज के नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से हमारे कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे नए उभर के आ रहे हैं जिनके अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो सब लोग अपना अपना सजेशंस देते होंगे। ऐसा तो नहीं किसी एक देश के साथ वैसा घटा हुआ, अलग अलग देशों के साथ घटा हुआ होगा। तो सब लोग बोलते होंगे कि हम इसके साथ ऐसे डील कर रहे हैं, हम इसके साथ ऐसे डील कर रहे हैं। तो सब लोग अपना अपना देते होंगे, उसमें से जो बेस्ट निकलता होगा वो आके सभी लोग बोलते होंगे हाँ ये बेस्ट रहेगा और इसको हम सभी लोग अपने देश में फॉलो करवाएंगे, सभी लोग अपने देश में फॉलो करवाएंगे। मतलब जनरली इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। तो जिसको जनरली सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है, ताकि इसी रूल को फॉलो करके हम आगे अकाउंटिंग करेंगे, वो रूल हमारा क्या बन जाता है, GAAP। बस यही समझिएगा, इसके बारे में बहुत बड़ा जानकारी नहीं चाहिए। तो यदि आपसे कोई पूछे, नाम से पता चल रहा है जनरली एक्सेप्टेड, जिसको सामान्यता। अब सामान्यता का मतलब नहीं है कि 100% कंसेंट आपको चाहिए ही चाहिए। हो सकता है कि दुनिया में जैसे अलग अलग लोग कहते हैं कि जैसे, लेकिन मैंने मान लिया कि 195 कंट्रीज हैं इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में। तो क्या जरूरी है कि हम जो कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग का सारा दुनिया, कुछ तो ऐसे भी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आज भी आदिवासी है जिनको जीने का ढंग नहीं है। अब वो कहां से हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे। तो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को जो बड़े लेवल के जो कंट्रीज हैं, लाइक टॉप 50 या टॉप 100 में जो आते होंगे, जिन लोगों का डील एक दूसरे के साथ चल रहा है, वो लोग करते होंगे इसको फॉलो। तो लोग कर रहे हैं तो क्या हो गया हमारा GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। अब बात आया कि भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक्चुअल में होना कैसा चाहिए। हम मानिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इशू कर रहे हैं, सभी के कॉमन रूल को हम निकाल रहे हैं, लेकिन उसके लिए होना कैसा चाहिए, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहां पे दे रखे हैं। सबसे पहले, दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल एजम्पशंस। शुड का ही सब तो आप लोगों को ज्यादा नॉलेज होगा। शुड का यूज यहां पे क्यों हो रहा है, ये मत कुछ तो पता होगा ना। शुड वुड, शुड का उपयोग यहां पे क्यों हो रहा है, दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल एजम्पशंस। सजेशन दिया जाता है कि नहीं। अच्छा, मस्ट का यूज, मस्ट का यूज कितने एक्सिलियरी वर्ब कितने हैं टोटल, टोटल नंबर ऑफ एक्सिलियरी वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब, टोटल नंबर ऑफ मेन वर्ब। क्या बात कर रहे हैं भाई, टाइप और नंबर में पता ही नहीं चल रहा है। फॉर्म, वो फॉर्म हो गया। हाँ, मेन वर्ब कितने प्रकार, कितने नंबर ऑफ मेन वर्ब नहीं पता है, अनलिमिटेड है भाई। उसका कोई पता ही नहीं। जैसे जैसे जमाना बढ़ रहा है, कोई नया काम आ रहा है, सारा काम, वर्ब का मतलब क्या हो गया, का क्रिया यानी कार्य, और एक्सिलियरी वर्ब जो सहायक क्रिया है, जो उस मेन वर्ब को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि जो भी हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। तो क्या होता है वो, कितना है? क्या बात है, 24 है। यस यस यस, 11, 11 और प्लस 13, 13 क्या हो जाते हैं,
अरे एम इज आर, हैव हैज हैड, डू डज डिड, सब चीजों के बारे में नहीं पता है आप लोगों को? नहीं यार, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा पढ़े नहीं, क्या बात है, ऐसे इंग्लिश मीडियम को बदनाम मत करो भाई आप लोग। देखिए तो मैं आपको बता दूं, सुनिए, हाँ तो सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इसको देखिए, अभी तक जो भी आप कोर्स कर रहे थे वो थोड़ा सा अलग टाइप का था। अगर इसके बारे में हम बात करें तो मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड के सबसे नॉलेजेबल अगर कोई अकाउंटिंग बॉडीज जो है वो आपको ICAI है, और ये जिस पर्सन को सर्टिफाई करती है ना अकाउंट्स में, वो ये माना जाता है कि दुनिया के तमाम देशों में अगर अकाउंट के नॉलेज के बारे में बात किया जाए तो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इज बेस्ट। ठीक है, तो जो बेस्ट होता है ना उसके लिए हर चीज बेस्ट होना चाहिए। तो एक चीज याद रखिएगा, इस मतलब मतलब अब फाउंडेशन कोर्स हो गया है, तो इस कोर्स को अगर आप करने जा रहे हैं उसके लिए आपका ये तो बेस्ट मैं कर दूंगा, बट आपका क्या होना, लॉ वगैरह को लिखने के लिए आपके लिए ग्रामर बेस्ट होना चाहिए। ग्रामर में खास करके क्या बेस्ट होना चाहिए, ये जो एक्सिलियरी वर्ब है ना, मेन वर्ब आप पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा। एक्सिलियरी वर्ब उसमें मॉडल्स जो होते हैं ना, कितने, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, है कि नहीं, यूज्ड टू, वुड टू, मस्ट, ये सारा का सारा जो है ना, तो चीजों के बारे में यूज एक बार जाके, मेरा सजेशन मानिएगा, आपको आधे घंटे से 1 घंटे लगेगा, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सिर्फ आधे से 1 घंटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इसका यूज जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप जब चलिएगा ना लॉ में, तो लॉ 2 तरीके से बात करता है, एक तो भाई आपको ऑर्डर देता है एक तरफ, और दूसरे तरफ उसके लिए क्या कर देता, आपको आपकी गलतियों को माफ करने के लिए राइट किसके पास दे देता है, ऑफिसर्स के पास दे देता है, कि ऑफिसर्स में फॉरगिव यू। अब यहां जो में आता है ना, ये दुनिया को घूसखोर बनाता है, कि ऑफिसर्स चाहे तो आपको माफी दे सकता है। ऑफिसर्स क्यों चाहेगा भाई आपको माफी दे, कुछ चाहेगा तभी तो चाहेगा। तो इसलिए कहा दुनिया का सबसे घूसखोर बनाने वाला जो शब्द होता है ना, वो में होता है। और इन सब चीजों का यूज आपको लॉ में बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे अकाउंट्स में शुड का यूज क्या किया जाता है, कोई भी सजेशंस अगर देने हैं, है ना, तो उसके लिए क्या शुड का यूज होता है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को प्लीज एक बार जाके घर पे रिवाइज कर लीजिएगा, उससे क्या होगा ना, आप सेंटेंस क्रिएशन आपका बहुत मस्त हो जाएगा। और थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आप लिखोगे कुछ और मतलब कुछ लॉ में निकल के आएगा, और है कि नहीं। अब आप लिख दीजिए मे के जगह पे मस्ट, ऑफिसर्स मस्ट फॉरगिव, तो मतलब ये तो हो गया कि नहीं, ऑफिसर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, देना ही है माफी, है ना। तो इसको बात मानिएगा, आप लोग जाकर लिखिएगा। खैर, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे पास होने कैसे चाहिए, तो सबसे पहले कैसे होने चाहिए, बेस्ड ऑन रियल एजम्पशंस। ऐसा नहीं कि चलो यार मन में मानते हैं, चलिए आप भी कुछ मानिए, उन सारे लोगों से बोल दिया गया, आप भी कुछ मानिए, कुछ हम भी मानते हैं, देखते हैं क्या सबसे बेस्ट मानना निकलता है, उस मान को हम प्रिंसिपल बना लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जो घटना घटित हुई होगी, हमारे साथ जो ट्रांजेक्शन्स हमारे बिजनेस में हुए होंगे, उन ट्रांजेक्शन्स को क्या करेंगे हम, उन ट्रांजेक्शन्स के साथ हमने कैसे डील किया, उस डीलिंग के जो वो जो क्या कहते हैं मेथड जो होगा ना, उस मेथड को लाके हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें प्रिंसिपल के रूप में डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अच्छा ऐसा होगा तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप कपड़े पसंद करने जा रहे हैं कपड़े की दुकान में, कि अच्छा वो वाला भैया दिखाना जो पसंद आएगा हम ले लेंगे, वैसा नहीं चलेगा। एकदम रियल होना चाहिए कि जो आपके साथ, और रियल का मतलब है जो पहले ऑलरेडी हमारे पास हो चुका है। दूसरा कह रहा है दे मस्ट बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी। ये क्या होता है, देखिए हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को क्या कर सके, उसके रिजल्ट में कन्वर्ट करें, रिजल्ट में, और वो रिजल्ट जिसको हम लोगों को आसानी से समझा सके। तो खैर वो तो चला गया हमारा एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग वाला पार्ट। लेकिन यहां पे जो हम बात कर रहे हैं अभी कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स, तो कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हम दुनिया को नहीं ना बताएंगे। कोई पूछेगा फायदा हुआ कि नुकसान, तो आइए ना चाचा बैठे ना, पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं अकाउंटिंग का,
उसके बाद तो जीवन में चाचा आपसे अकाउंटिंग का बात नहीं पूछेंगे, फायदा होगा कि नुकसान हुआ, एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ के बोलेंगे बेटा माफ कर, गलती हो गई आपसे, पूछ लिया, है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये यूज किसको करना है, आपको करना है। अब एज ए अकाउंटेंट करिए, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट करिए, मतलब जिसको अकाउंटिंग पे काम करना है, जिसको अकाउंटिंग करना है। तो कोई भी व्यक्ति, आपको कोई भी काम आप मन से कब करोगे, आपको यहां से घर जाना है, घर वाले बोल रहे आराम से ऑटो रिजर्व करके आ जाना, कितना आसान लगेगा। 5 किलोमीटर घर है आपका यहां से, आपके घर वाले बोल दे नहीं सुनना एक काम करना, अब आपको 10 काम यहां से लगा दे, यहां से जाना वहां पे ये ले लेना, वहां पे जाना फिर वहां पे ये ले लेना, आप क्या मन से करोगे उस काम को? और जब मन से नहीं करोगे रिजल्ट बेहतर आएगा। या कह दे नहीं साहब एकदम सीधे नहीं आना है, उल्टे होके आना है, कितना खतरनाक होगा सोचिएगा। तो कोई भी रूल अगर बनाया जाता है ना, कभी भी वो चाहे कानून मतलब लॉ का हो, जनरल लॉ का हो, क्रिमिनल लॉ का हो, टैक्सेशन का हो, अकाउंटिंग के मतलब किसी भी चीज में रूल बनाया जाता है तो इसलिए बनाया जाता है ताकि जिन चीजों के लिए बनाया जा रहा है उसको आसान बनाया जा सके, पहला। दूसरा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। मान लीजिए हमने आपको कोई ऐसा पढ़ाई, मैंने खूब मन से पढ़ाया अकाउंटेंट, खूब मन से पढ़ाया, लेकिन जब यूज करने गए आपको अब समझ ही नहीं आ रहा इसको यूज कैसे करना है। सर याद है हमको, यूज कैसे करना है पता नहीं है, कोई फायदा है? तो आप जो प्रिंसिपल्स यहां पे डेवलप कर रहे हो, जो रूल डेवलप कर रहे हो, पहला कैसा होना चाहिए, सिंपल, जिसको इजीली कोई भी व्यक्ति आसानी से जो अकाउंटिंग करना चाहे उसको क्या कर सके, समझ सके और उसका उपयोग कर सके। सिंपल का मतलब जिसको वो उपयोग कर सके। उपयोग कब होगा, जब वो समझेगा, तो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और दूसरा क्या करा, एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी मतलब जिसको लोगों को एक्सप्लेन कर सके, डिटेल में बता सके। यदि कोई पूछ रहा है, जैसे ऑनर को तो नहीं पता होगा ना अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, मानिए वो साइंस पढ़ के ऑनर साहब आ रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा तो हम कहां थे, तो क्या एक्सप्लेनेटरी। तो यदि ऑनर आके आपसे पूछा, जैसे इंजीनियर है कोई ऑनर, केमिकल की फैक्ट्री शुरू किया, फाइनेंस के लिए चाहिए उसे अकाउंटिंग, अकाउंटेंट आके अकाउंटिंग कर रहा है, अकाउंटेंट ने बताया कि सर इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, तो वो पूछेगा ना भाई आखिर इसको क्यों ऐसे लिख रहे हो, तो आप उसको समझाओगे ना। तो आप ये तो नहीं कि अरे सर वो हमारा मैटर, आप छोड़िए ना, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। तुरंत क्या बोलेगा, चल भाई तू निकल ले यार, होगा कि नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि भाई रूल ऐसा बनाइए कि यूज करने वाला एक तो आसानी से यूज करे। यूज कब करेगा, जब आसानी से समझेगा, क्योंकि बिना समझे आप यूज करेगा तो इसका मतलब गलत होगा, है कि नहीं है। और उसके बाद वो लोगों को अगर जरूरत पड़ने पर आसानी से उसको समझा सके। नंबर 3 कर है, दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। देखिए क्या है कि भाई अब ऐसा तो होगा नहीं, मैं आपको पढ़ाने बुला रहा हूं, सोचिए हमारा कॉन्सेप्ट है कि नहीं भाई हमने आपको बोला है कि मैं बोर्ड पे जो भी चीज लिखूंगा या जो भी वर्ड मैं आपको क्लास में यूज करूंगा, मैं प्रयास करता हूं और अभी तक इसको फॉलो किया हूं कि उन वर्ड्स को मैं ये कह के नहीं डाल दूं अच्छा इस वर्ड्स के बारे में कल बताऊंगा, अभी जितना कर रहा हूं उतना पढ़ लो। मैं भर तक अभी तक प्रयास किया, ऐसा ना हो, ठीक है। अब यहां पे क्या, आज मैं ये कह दूं, कल मैं रूल चेंज कर दूं, परसों मैं बोलूं आप अकाउंट लेकर आए, परसों मैं बोलूं नहीं नहीं एक काम करते हैं ना, छोड़ते हैं ना सीए, एक काम करते हैं एमबीए का तैयारी करिए, अभी से कैट का तैयारी करिए। मोटिवेट किया, आप कैट का तैयारी भी करने लगा, चलिए अब आईआईएम में जाना है सर, पक्का। मोटिवेशन भी मेरा खतरनाक वो मार्केटिंग वाला था कि भाई 3 को जोड़ो, वो 3 को जोड़ेगा, सोचो तुम आने वाले समय में बीएमडब्ल्यू कर दोगे। हाँ ऐसा होता है ना, वो खतरनाक वाला मोटिवेट करते हैं। और ऐसा होता है, जानते ही नहीं कैसे करता है लोग, 50,000 रुपया आपका ले लेगा। आप तो फुकरे घूम रहे थे गांव में, आपके दोस्त भी फुक रहे थे, उसमें से सिर्फ आपको पकड़ेगा, आप चले गए उसके पास, इतना मोटिवेट किया, टाई कोट लगवा के गर्मी में घुमाता है वो, ठीक है। 3 महीने बाद क्या करेगा, आप ही के 50,000 रुपए में से 10,000 रुपए का डाउन पेमेंट करके आपको एक बाइक दिला देगा। सबसे पहले आपको क्या कर देगा, बाइक दिला देगा। इससे 2 फायदा हो गया, एक तो उसका नाम हो गया, आप जाकर चौड़े में बोलिएगा अपने दोस्त से, बोल रहे थे जुड़ जाओ, तुम वही देखो अभी नौटंकी कर रहे हो, हम देखो अपने पैसे के बाइक से घूम रहे।
ये कहेगा। अब उससे उसको क्या फायदा हुआ, आप फंस गए कि इसमें आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट वो थोड़ा करेगा, आप ही को करना है। अब आपको डर है कि अगर वहां से काम छोड़िएगा तो पैसा कहां से आएगा, पैसा नहीं होगा तो बाइक खींच के जाएगा, तो इसमें भी जाती। तो दोनों वो जादू का मैजिक जो नहीं है तो चौक चौराहे पे उनके जैसे फंसाता है, भाई साहब एक कदम पीछे मत हटिएगा मेरा बेटा मर जाएगा, तो वो वाला कंडीशन कर देता है कि नहीं है। तो वही चीज मैं यहां पे कह रहा हूं। तो क्या हुआ कि मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, हाँ सर IIM सर CA से ज्यादा पैकेज है, सही बोले। फिर आने वाले समय में यार एक बात बता, सब कुछ है, पावर और पैसा तो दोनों है, पता है कहां, UPSC की तैयारी करते हैं। चलो अगर मैं लगातार 3 दिन 4 दिन तक आप बर्दाश्त हो, 5वां दिन आप फील करोगे या तो आप पागल हो गए, नहीं तो मैं पक्का हो गया हूं, यही होगा ना। फिर आप क्या करोगे सर माफ करिए, यही होगा ना। आप मेरा मुझे देख कर रास्ता बदल दोगे, हकीकत तो यही है ना। मतलब किसी भी चीज में सक्सेस आपको कब मिलेगा, आप यहां पे ऑब्जेक्टिव लेकर आए हो कि CA फाउंडेशन आपको करना है, आप यहां पे आए, मैं आपको पढ़ाने लगा, ये कब CA फाउंडेशन आपका कब क्लियर होगा, जब कंटिन्यूसली हम इसी चीज को यूज करेंगे, इसी रूल पे चलेंगे, इसी पढ़ाई को करेंगे। वही है कि आपको अगर प्रिंसिपल्स का सही में आपको यूज करना है और उससे बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली यूज करना पड़ेगा लगातार। हो गया क्लियर। तो वो कंसिस्टेंसी बरकरार होनी चाहिए। फिर आगे कह रहे दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रिडिक्शंस। देखिए कोई भी बिजनेसमैन आज के लिए नहीं जीता है, वो जो आज जी रहा है ना वो कल का उसका कर्म है। उसने जो एक्टिविटी परफॉर्म किया ना पीछे पास्ट में, उसी का वो आज खा रहा है, वो आज का आज नहीं खाता है। तो पीछे जो एक्टिविटी परफॉर्म किया किस लिए किया था वो, ताकि आज के लिए, यानी कि वो हमेशा फ्यूचर की बातें करते। तो हम अकाउंटिंग जब भी करेंगे तो उस रूल को फॉलो करके अकाउंटिंग हमें करना है कि जो हमारे फ्यूचर के प्रिडिक्शन को पहले हमें बताए, हम फोरकास्ट कर सके, हमें उसके बारे में अंदाजा पहले से लग सके कि इस रूल के मुताबिक हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा आगे का फ्यूचर कैसा होने वाला है, हमें प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं होने वाला। अगर नहीं होने वाला है तो उसके लिए पहले से हम क्या करेंगे, तैयारी शुरू करेंगे। हमें लग रहा है कि नहीं हमारा एसेट्स बहुत धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो उसके लिए पहले से क्या करेंगे, हम तैयार हो जाएंगे, उस पर हम काम करेंगे। ये कौन बताएगा, बजट के बारे में हम अकाउंटिंग बताएं। तो उसके लिए बेस्ट रूल होने चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जो आज के लिए नहीं कि अरे भाई तब तो बहुत बढ़िया होगा, आज के लिए अगर जीना होता तो बिल्डिंग कर दे, हटा दो यार हटा, इस पर डिप्रिसिएशन नहीं करेंगे, नया बिल्डिंग है, दाम कम नहीं हुआ होगा, हमने उसको कम कर दिया, अब उससे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा ना, फायदा आज के तो हुआ, लेकिन कल के डेट में फायदा हमें झेलना भी तो पड़ेगा, इनकम टैक्स बढ़ा देना पड़ेगा ना, इनकम जितना ज्यादा होगा टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे इफेक्ट आएंगे। तो हमें आज के लिए नहीं, हमें रूल्स को ऐसे बनाना है कि जो रूल हमारे फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में बात कर सके, वो हमें बता सके चीजों को। क्लियर ना। लास्ट कर रहा है दिस शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर्स। अब ये तो था अभी तक हमारा बात, मतलब बिजनेस का, बिजनेसमैन का, अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग कर। लास्ट है क्या कि भाई प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जो इंफॉर्मेटिव हो, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेटिव ढंग से क्या करे, लोगों के सामने हम परोस सके, मतलब लोग इसको यूज कर सके आसानी से और उसको समझ सके, है कि नहीं। हम कुछ ऐसा पढ़ाई करके जा रहे हैं, हम आपको ऐसा पढ़ा के भेज रहे हैं कि घर पे जाइए पापा पूछे, पापा बस हमको आ रहा है, इसमें भरोसा करिए। अबे बताओ ना, वही बात, भरोसा है कि नहीं हम पे, आ रहा है ना हमको समझ। तो ऐसा अगर होगा तो पापा क्या कहेंगे, सर बिजनेस है हमारा भाई, चला है, चल तो इसमें लग जाए, यही होगा ना, या जॉब करने निकल जाए। ऐसे कोई रिप्लाई नहीं दे सकता ना। तो ये चीज कि जिसको आराम से लोग भी आसानी से उसके बेस पे जो रिजल्ट है उसको लोग आसानी से समझ सके। तो यही था मुख्य रूप से आपको कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। अलग अलग बाकी और जगहों पे जाइएगा तो आपको यूज कर पाइएगा, लेकिन अकाउंटिंग में इंटरचेंजेबली ये लिखा गया है कि भाई इसको यूज किया जाता है। तो या तो आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कह लीजिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कह लीजिए, अकाउंटिंग कन्वेंशंस कह लीजिए, तीनों का मतलब यही होगा। कोई प्रॉब्लम, मैं इसका PDF बना के आपको भेजूंगा, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 का है आपके पास PDF? अगर है तो बहुत बढ़िया। हाँ बुक, ठीक है।
बहुत, हम तो बोले ही थे आपको सारा का सारा मिल जाएगा। हाँ तो वो मिल जाएगा। अब आगे है भाई कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स या कौन कौन से हैं। तो जो सीए फाउंडेशन में जो आपको मुख्य रूप से पढ़ना है, तो जो सीए फाउंडेशन में आपको पढ़ना है वो कौन कौन सा है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको एंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहा गया तो इसको आप बिजनेस जोड़ के करिए, चाहे अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट जोड़ के करिए वो चलेगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ऐसे, कुछ थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा। बाकी मैं पूरा का पूरा यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ, वहां पे क्या था कि आपसे सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको एग्जाम्पल मिलेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा कि इस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा, अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो क्या है रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है ना। तो ये चीज दूसरा है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो क्या कहता है, अगर एक एक लाइन में मैं बात करूं तो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहेगा आपको कि भाई बिजनेस और ऑनर ऑफ बिजनेस ये दोनों सेपरेट है। जिस प्रकार से आप किसी थर्ड पर्सन के साथ डील करते हो और उसके साथ हुए ट्रांजेक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक उसी प्रकार से यदि बिजनेस के ऑनर के साथ भी अगर आप डील कर रहे हो तो ये मत सोचो अच्छा चलिए अपने घर के आदमी हैं इनका लेन देन नहीं मायने रखता है, नहीं। अगर आपको प्रॉफिट लॉस की जानकारी सही चाहिए तो उसके लिए एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या कर रहा है भाई, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों का हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे जिसको मॉनेटरी टर्म में हम कन्वर्ट कर सके। जिसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे उसका हम अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे। नंबर थर्ड है पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं कि भाई हमें क्या करना है, एक निश्चित अंतराल पे टाइम गैप पे जाके रुक जाना है, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया था, फाइनेंशियल ईयर बताया था ना। तो उससे क्या होगा कि उस टाइम गैप पे जाके रुक जाइए और पता करिए अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस, अपने बिजनेस का सिचुएशन कि आपके बिजनेस का पिछले इतने दिनों में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। आपने जो प्रिडिक्ट किया था पहले या आपने जो बनाया हुआ था बजट, अब इस लेवल पे आ गए कि आपको दोनों चीज को लेकर चलना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, आपने कुछ तो सोचा होगा कि इस साल में कितना प्रॉफिट अर्न करना है और एक्चुअल में आपने कितना अर्न किया। इन दोनों के बीच का गैप आप निकालिए, वो गैप आपके लिए क्या है, निगेटिव है या आपके लिए पॉजिटिव है, इस पे आप काम करिए। अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए उसके लूप होल्स, वीकनेसेस जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो थ्रेड्स आने वाले हैं उसको खत्म करिए और इस पे आगे बढ़िए, है कि नहीं है। तो वही कह रहा है यहाँ पे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट इसीलिए करा जाता है कि भाई एक टाइम गैप पे आप रुक के जब बिजनेस को, अगर नहीं रुकिएगा तो क्या होगा, सेम गलती आप बार बार दोहराइएगा और बहुत ही कम समय में आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बिजनेस के परफॉर्मेंस को समय समय पे जानकारी रखनी है। तो पहले मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर बताया था, लेकिन फिर मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर के अलावा भी अब क्या होता है कि क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग क्वार्टरली अपना बना रहे हैं ताकि एडवांस टैक्सेशन का अपन, बड़ी बड़ी कंपनियां की भाई वो अगर साल भर भी रुक जाती है और कोई गलती हो जा रहा है तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज है। फिर इसके बाद क्या है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट बताया था, ये किसके बारे में बात करता है, अगर मैं जिस साल के लिए बात कर रहा हूं उसी साल से रिलेटेड अब कितना गया कितना है उस समय नहीं, वो इनकम और एक्सपेंस की बातें करता है। और क्या करता है, नहीं जितना खर्च हुआ, खर्च क्या होता है, जरूरी है कि पैसा जाए तो ही खर्च। सिंपल सा एग्जांपल है, आप जो जाके अगर मान के चलिए भाजा आप लोग बहुत खाते हो, ठीक मतलब सोचिए आप लोग भाजा बहुत खाते हो तो उससे जान पहचान भी हो गया होगा, भाजा वाला जान भी गया होगा आपको कि आप लोग फ्रॉड नहीं हो, ऐसा नहीं कि आज खा के भाग जाओगे। तो कभी अगर खुले नहीं हो, हंसी मजाक में आप जल्दीबाजी में हो तो आप कभी खा के निकल भी जाओगे तो आपको मेरे ख्याल से पैसे के लिए नहीं बोलता होगा कि भैया आपके पैसे, कभी नहीं बोलता होगा, अब आप खुद ही निकाल के देते होगे। तो कभी आप गलती से अगर निकल भी गए तो क्या करेगा भाई, वो आपसे पैसा तो मांगेगा नहीं। हाँ हो सकता है कल को आपको याद, या तो खुद ही याद आ जाएगा और नहीं तो कल को वो आपको याद दिला देगा भैया इसके पहले वाला भी बकाया रह गया। तो क्या वो खर्च जिस दिन आप खाए उस दिन हुआ या जिस दिन आपने पेमेंट किया उस दिन हुआ। एक्चुअल में तो खर्च का मतलब आपने यूटिलाइज कब कर, मैटर ये करेगा, मैटर अमाउंट नहीं करेगा, मैटर आपने उसका यूटिलाइज कब कर लिया। तो यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट, इसके बारे में बात करेंगे। फिर क्या रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस एक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो आपने इनकम और एक्सपेंडिचर अपना बनाया है, कहता है कि इसको मैच करिए आपस में और पता करिए कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मतलब मैच करना चाहिए। फिर आगे कह रहा है गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है ये सब डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि इनको आज जल्दी जाना है तो मैंने सोचा
थोड़ा बहुत बात कर लें। तो क्या है गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट? ये क्या कहता है, नाम से ही पता चल रहा है, गोइंग मतलब जाना। यानी हम जिस भी बिजनेस का अकाउंटिंग करने जाए अपने दिमाग में ये सेट करके जाना। ये बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस में आते हैं ये। और ये कहता है बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस मतलब ये तो मानना ही मानना है, आप इसको बिना माने जा ही नहीं सकते। एक्सेप्शनल केसेस हैं कुछ कि आप किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग करने जा रहे हो तो आपको ये मान के चलना है कि उस बिजनेस का अकाउंटिंग जिसका आप कर रहे हो वो कंटिन्यू अभी चलने वाला है बिजनेस। कब तक? जब तक कि या तो वो बंद ना हो जाए, बंद होने के कगार पे ना हो जाए, और या तो वो दिवालिया घोषित ना हो जाए। अब बंद ना हो जाए, अलग अलग कारणों से बंद हो सकता है। या तो आपने खुद डिसाइड ले कर लिया है कि नहीं साल अगले साल हम इसको बंद करेंगे, या गवर्नमेंट का कोई नोटिस आ गया कि नहीं आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, इलीगल बिजनेस हो गया, जो भी कारण है कि नहीं। तो एक तो या तो वो हो सकता है, और नहीं तो भाई आपका क्या हो गया कि एसेट्स कम हो गया और लायबिलिटी ज्यादा हो गया, या किसी भी कारण से आप अपने डेब्ट का पेमेंट ऑन टाइम नहीं कर पा रहे, तो आप इंसॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी के केस में आपको बिजनेस करने का हक नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो वो चीज हो जाएगा। फिर आगे कर रहा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का नाम भी जिसको जानते हैं, यानी जिस भी चीज का आप अकाउंटिंग कर जाओ, खास करके फिक्स्ड एसेट्स की रिलेटेड बातें करता है। अच्छा, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? गोइंग कॉन्सर्न ही तो बताता है कि भाई ये बिजनेस लंबा चलने वाला। अब लंबा चलने वाला मतलब बहुत सालों तक चलने वाला है, तभी तो हम फील कर पाते हैं, ये सोच पाते हैं कि नहीं भाई ये बुक जो है ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स के तौर पर मैं रखूंगा। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग मैं अगले 3 साल 4 साल करूंगा, है नहीं। ये कंप्यूटर सिस्टम, ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो गया? अच्छा ये आगे बढ़ गया बोला क्या हो गया भाई? तो ये क्या हुआ? तो ये इसी के बेस पे तो मैं कहूंगा कि नहीं ये हमारा लॉन्ग टर्म, ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि मोर देन वन अकाउंट। अब भाई हमारा बिजनेस ही इस बार खत्म होने वाला है, भगवान ना करे कभी, लेकिन अगर ऐसा हुआ डर लगता है। मेरे साथ एक ऐसा घटना 2-3 बार घटा है ना, मुझे डर लगता है, और सच में मानता हूं, बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट के बाद। तो क्या होता है कि भाई अब लॉन्ग रन में है तभी तो मैं मान पाता हूं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर डिसाइड हो जाए कि नहीं बिजनेस इस बार बंद करना है, तब तो मेरा सर क्या मैं बोलूंगा इसको कि ये हमारा फिक्स्ड एसेट सही है, बोल क्या मेरा वो लॉन्ग टर्म यो लायबिलिटी है, बोलूंगा क्या? तो ये बिजनेस बंद करूंगा तो उससे रिलेटेड जितने भी हमारे लायबिलिटी होगा वो सारा का सारा मुझे चुकता करना पड़ेगा इस साल, है कि नहीं। कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ेगा। तो हम सही से ये नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हमारा लॉन्ग टर्म है, कौन सा हमारा शॉर्ट टर्म है, हम प्रोविजंस नहीं बना पाएंगे। तो यानी कि बिजनेस का कोई भी कॉन्सेप्ट हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी जो एक्चुअल होगा वो नहीं आ पाएगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी हम किसी भी क्या कहते हैं एसेट्स का हम रिकॉर्डिंग करेंगे, किसी भी चीज का रिकॉर्डिंग करेंगे, तो उसको ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करिए। फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हमेशा उसके क्या किस पे? ओरिजिनल वैल्यू। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है मैंने बताया तो फिर मैं बता भी दूंगा, ठीक है ना। तो सर क्या हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं भाई, समय के हिसाब से, एक्सीडेंट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी में चेंज के हिसाब से, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स का, बहुत सारे क्या, एक लैंड को छोड़ दिया है तो बाकी सारे फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू दिन पर दिन कम होता है। तो उसको कहीं ना कहीं हमें दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सपेंस का मतलब मैंने आपको बताया था, एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। खैर इसमें बहुत बड़ा चीज मुझे मजा आएगा और इसके बाद पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने 11th में, सही बात है, बहुत दिन हो गया, 2011 में मैं फाउंडेशन का कोर्स किया हुआ था। तो उसके बाद फर्स्ट टाइम फाउंडेशन का इस बार किताब छूने का मौका मिला जिसको मैं पढ़ूंगा नो डाउट। तो फिर याद आ रहा है कि इसमें वहां पे 36 पॉइंट्स आपको क्लास 11th में, तो लगता है कि कितना ज्यादा वर्ड हम पढ़ लिए। यहाँ पे अकाउंटिंग ये जो है ना ग्लोसरी, तो इसमें आप देखिएगा मुझे लग रहा है कि 100-150 है यहाँ। मतलब आपके अकाउंटिंग में वाकई में जो भी वर्ड यूज होने वाले हैं इतने सुंदर तरीके से 2-2 लाइन में दिया है ना कि पढ़ के वाकई में मजा आएगा। अगर आपका अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो, और आप जानना चाहते हैं तो, ये गारंटी है। मतलब आप देखिएगा इसमें इतना सुंदर दिया है, तो वो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में वही हो गया। तो क्या करना है हमें कि उसके बेस पे हमें तो डेप्रिसिएशन क्लेम वगैरह जो भी होगा हम देखेंगे। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मतलब हम कब किस इनकम को अपना इनकम मान लें, मतलब हम ये मान लें कि नहीं ये रियलाइज हो गया, और कब तक किसी इनकम को हम अपना इनकम नहीं माने, इसके बारे में बात करते हैं। कौन सा? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। खैर इसको समझने के लिए मुख्य रूप से हमें एएस पे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, उसका हेल्प लेना पड़ेगा हमें, बट फिर भी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स में आपको बताऊंगा। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल्स या डबल एंट्री सिस्टम से ही ये बना है। ड्यूल एस्पेक्ट कि हर ट्रांजेक्शन में कितने पार्टी है,
दो पार्टी, और दोनों पार्टी का हमें रिकॉर्डिंग करना ही कर। वो ड्यूल एस्पेक्ट, कंजर्वेटिज्म जिसको प्रूडेंस कहते हैं, वो छठ पूजा में प्रॉफिट हुआ तो फिर हाँ वही जो आग लग गया था, याद आया ना? नहीं याद आया? तो खैर इस पे बात करेंगे, अलग एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। कंसिस्टेंसी अभी अभी बात किया हम लोगों ने कि जो भी चीज है उसको कंटिन्यू क्या करना, हमें उसको कंटिन्यू हमें फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि रूल को हम अपने मन के हिसाब से जैसे बदलते रहेंगे, वैसा नहीं होगा। तो उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में मटेरियलिटी, मटेरियल यानी कि मैंने बोला था ना, मटेरियल इन द सेंस इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का डिसीजन बदल सकते, तो हमारे लिए बेटा। अब मटेरियल क्या होता है कि अलग अलग तरीके से देखा जाता है। कभी कभी हमारा अमाउंट पे डिपेंड करता है कि हमारे लिए कौन सा अमाउंट मटेरियल है, कौन सा अमाउंट मटेरियल नहीं है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, अब जैसे मान के चलिए कि क्या होता है कि अब फाइन, एक तो हो गया कि चाय पिलाना 5 रुपए का, ये मटेरियल नहीं है, अरे 5 रुपए का। लेकिन 5 रुपए अगर कोई पुलिस वाला फाइन लगा देता है ना, वो मटेरियल होता है ना। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे भी डिपेंड करता है मटेरियलिटी कि विच इज इंपॉर्टेंट। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ बिजनेस पे भी, नेचर ऑफ और साइज ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करेगा। बोलो ना, आपके पॉकेट से अगर 5 रुपए गिर जाए फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं 5,000 गिरे तो फर्क पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो वहां पे मटेरियल क्या है, लेकिन आपके लिए 5 रुपया मटेरियल नहीं है, लेकिन आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, उसके लिए 5 रुपया, भाई साहब वो जमीन आसमान एक कर दे, गया तो गया कहां, है कि नहीं। क्या कर रहा है तो छोड़ो, टच भी मत करना, अभी देख रहा हूं मैं, होगा कि नहीं होगा, तो वो सब होगा। तो मटेरियलिटी, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को हम आपको पढ़ाएंगे, और इस चैप्टर में यही है हमारा, इतना ही कॉन्सेप्ट। तो इसको मैं प्रयास करूंगा बेहतर देने के लिए, और हाँ मैं ये भी प्रयास करूंगा कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट टाइम फाउंडेशन के कोर्स को मैं पढ़ा रहा, और अपने आप में बड़ी बात, अब आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए तो है ही, लेकिन सीए फाउंडेशन के कोर्स को टच कर रहा हूं, और ये कह रहा हूं कि नहीं ऑन टाइम आपको सिलेबस दूंगा, तो आसान चीज नहीं, तो हमारे लिए भी चैलेंजिंग है। बट नहीं, इंटरेस्टेड इसलिए हूं कि भाई अकाउंट के सेक्टर में ये बहुत बड़ा चीज, अगर आपसे अगर सही में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, जो मैं प्रयास कर रहा हूं, मतलब आप लोग पता नहीं घर पे जाके सपना देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, मैं सपना देख रहा हूं, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं सपना देख रहा हूं कि भाई इन लोगों का अगर ये लोग नहीं भी पढ़ेंगे ना, अब जबरदस्ती कि भाई जब नहीं पढ़ना था तो पढ़ने क्यों है, तो जबरदस्त, मतलब एक नहीं हो, देखो देखो आप जिस भी काम में हो ना, सबको दिल करता है कि भाई वो फेमस हो जाए। तो मेरा है, देखिए कोई ना, हर टीचर कहीं ना कहीं अगर फेमस होता है ना, जब उसके लेवल का, अब मेरा लेवल क्या था, मैं अभी तक सोचता था ना कि 11th-12th में अगर मोतिहारी में टॉपर आ जाना, बच्चा बिहार टॉपर है, मजा आएगा, और उसके लिए प्रयास वहां पे कर रहा हूं। लेकिन ये कहां पे मैं फेमस होऊंगा, बिहार में फेमस होऊंगा। लेकिन थोड़ा सा आप ऊपर जाना है, आप सोचिए ना, आपको अगर मैं, आपका रिजल्ट अगर आ जा रहा है ना, बाकी मैथ्स वगैरह का भी मैं देखता हूं, मैं मैथ्स वगैरह के लिए भी आपको सजेस्ट करूंगा, या आपके लिए आपके नजर में कोई उसको सजेशन लेके आप अपना पढ़ना शुरू करिए। अगर सोचिए कि अगर आपका आ गया रिजल्ट, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है भाई। उसके बाद तो हम गर्व से कहेंगे आईकॉम या 11th-12th छोटा लिखवाएंगे, लेकिन सीए फाउंडेशन बहुत बड़ा लिखवाएंगे, अपने कॉमर्स वाले के नाम से भी बड़ा लिखवाएंगे सीए फाउंडेशन। भाई हक रहेगा ना भाई, हमने, है कि नहीं है। तो आप लोग पता नहीं, लेकिन मैं सपना देख रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो भाई इसको पढ़ाऊंगा मन से, इसलिए इसको पूरा का पूरा क्लियर करके आ रहा हूं। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड के साथ चलिएगा, लोगों के बारे में नहीं कि भाई नहीं नहीं होगा, मोतिहारी से क्या बात कर रहे हो, तो ऐसा कुछ मत सोचिएगा आप लोग। बेशक लोग दुनिया को कहने दीजिए, बार बार कहूंगा, वो सुने है ना कि जो तानों के ताप से जो आगे निकलते हैं ना, वो समझिएगा सोना बन के निकलते हैं, तो वही बात है। तो घबरा जाइएगा नहीं, चाचा तो गलत नहीं कहेंगे, चाचा अभी तक सही कहते हैं, हाँ चाचा नहीं निकले, कोई बात नहीं चाचा, ठीक है। तो अगर आप छोड़ दीजिएगा तो फिर क्या है, मिट्टी रह जाइएगा। वैल्यू क्रिएट करना, अरे नहीं कुछ तो भाई ये सोचिए ना, कुछ गंवा तो नहीं रहे ना, आ रहा है ना आपके पास, किसी बच्चे को बता सकता है ना इसके बारे में, या फिर प्रिंसिपल्स क्या है, कन्वेंशन क्या है, इसको समझा सकता है ना कि कहां से आया, पहली बार दिमाग में कहानी बना सकता है ना, ये सीखे ना। ये आपको मैनेजमेंट में कहीं इंटरव्यू होगा, सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठेगा कि आप डिसीजन मेकर हो, आप डिसीजन ले, आपसे वो डिसीजन की बातें करेगा, और आप रीजन के साथ बताओगे ये डिसीजन आप क्यों लोगे।
अगर अकाउंट को आप मतलब कोई ना कोई अगर रेफर करते हो कोई भी नोट, तो फिर बाकियों को तो क्यों सेलेक्ट करेगा? आपके पास नॉलेज नॉलेज कहीं ना कहीं आपको काम देगा। या चलिए अगर नहीं दिया, इंटरव्यू में आपका काम नहीं दिया, आप एज ए कहीं फ्रेशर में आप चले भी गए, तो कल को अगर अकाउंटिंग की बात आएगी वहां पे आप सजेशन दीजिए। कैसे होगा? इंजीनियर बन के लोग टॉप टॉप कंपनी के जाके मैनेजर डायरेक्टर बैठे हुए बन के बैठे हुए, वो सिर्फ अपने डिसीजंस के, लेकिन वो क्या है इंजीनियर, लेकिन उन्होंने बाकी और भी चीजों के बारे में नॉलेज रखा है। तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर नॉलेज, और इसके लिए गारंटी देता हूं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दिसंबर का जो एग्जाम होगा उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप कह दीजिए कि सर ये नहीं बन रहा। जब मैं सही बात बता रहा हूं, जब क्लास 11 12 पढ़ा के बच्चों को जब एग्जाम ये फाउंडेशन का क्वेश्चन लाके दे दिया और बना दिया, देखिए ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो सीए फाउंडेशन में पूछे जाते हैं, और बना लिए हैं बच्चे। मतलब जो मेरे पास 11 से पढ़ रहे हैं, जो जो चैप्टर उनको पढ़ाए वो सारा का सारा पढ़ा रखा है। मैं जो भी चीज आपको पढ़ाऊंगा सारा यहाँ भी रहेगा, आप क्वेश्चंस बनाइएगा, नहीं बनेगा कहिएगा आप इधर ये नहीं बन रहा, चैलेंज के साथ, ठीक है ना? तो मन से पढ़िए, निकलते हैं आगे, ठीक है? रहने दिया जाए आज के लिए।